विद्या की देवी माँ सरस्वती को प्रणाम। आप सभी मेरे विद्वान एवं होनहार साथियों, आप सभी को नमस्कार। स्मार्ट बायोलॉजी क्लासेज आपका स्वागत करता है। और आज आपको जानकर बहुत खुशी हो रही होगी कि आज मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो लेके आई हूँ जिसके अंदर हम पढ़ेंगे साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान। ठीक है, तो हम बहुत ही सरल तरीके से इस मनोविज्ञान साइकोलॉजी को पढ़ेंगे और कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट या ज़्यादा से ज़्यादा मैटर पढ़ने का हम कोशिश करेंगे। और इस तरह से पढ़ेंगे कि थोड़े ही कंटेंट के अंदर हमारे जो कंसेप्ट है वो ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर हो जाए और क्वेश्चन जो आए वो हमारे हल हो जाए। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं साइकोलॉजी, या आपके एक सिलेबस के अंदर दे रखा है एजुकेशनल साइकोलॉजी। सिर्फ इतना ही वर्ड दिया गया है एजुकेशनल साइकोलॉजी। इसका अर्थ है शैक्षिक मनोविज्ञान। क्या है? शैक्षिक मनोविज्ञान। शैक्षिक मनोविज्ञान कहें तो ये एक मनोविज्ञान की शाखा है। ये क्या है? एक मनोविज्ञान की शाखा है, शिक्षा मनोविज्ञान, जहां से ये वर्ड लिया गया है शैक्षिक मनोविज्ञान। तो हम एजुकेशनल साइकोलॉजी पढ़ने से पहले हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं जो साइकोलॉजी जो है, मनोविज्ञान है, वो क्या है तथा किस तरह से ये उभर के सामने आई तथा इनका पीछे का जो इतिहास है वो क्या है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं मनोविज्ञान, यानी इसको इंग्लिश में बोला जाता है साइकोलॉजी। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चे सोचेंगे कि ये पी से पी साइकोलॉजी होगा, तो साइकोलॉजी नहीं, ये क्या है, पी साइलेंट रहता है इसके अंदर और इसको बोला जाता है साइकोलॉजी। क्या कहेंगे? साइकोलॉजी। ठीक है, फिर देखिए इस साइकोलॉजी यानी ये जो मनोविज्ञान है इसका प्राचीन, इसका इतिहास, एक तो हम इतिहास देखेंगे और एक आता है अतीत। अब सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि अतीत तथा इतिहास में क्या अंतर है। अतीत की यदि बात करें तो जैसे अतीत हो गया ये पूरा संपूर्ण, ठीक है, संपूर्ण ज्ञान या पूरा, इसका एक मैंने पीस ले लिया, एक टुकड़ा ले लिया, वो हो गया इतिहास। ठीक है, जैसे ये पूरा संपूर्ण जो है वो क्या है, इसका अतीत। अभी नहीं समझ में, अभी आप याद रखो अतीत यानी संपूर्ण, इतिहास यानी एक छोटा सा टुकड़ा, बस। अब देखिए साइकोलॉजी का जो अतीत है, यानी साइकोलॉजी कब से प्रारंभ हुई, कब से ये सामने आया कि साइकोलॉजी कोई जो मन या मस्तिष्क का जो अध्ययन है वो भी एक होता है। तो यदि बात करें उसका अतीत कब आया, तो अतीत आया 400 बीसी। 400 बीसी एक दर्शन शास्त्र की शाखा के रूप में, यानी एक सब्जेक्ट है दर्शन शास्त्र, उसकी एक शाखा के रूप में था कौन? आपका साइकोलॉजी। और उस समय उसका नाम क्या था? मनोविज्ञान नहीं था उसका नाम, उसका नाम क्या था? दर्शन शास्त्र की एक शाखा थी मना दर्शन। क्या? मना दर्शन। और ये कब, इसका अतीत कब आया? 400 बीसी में। कब आया? 400 बीसी। ठीक है, और किस रूप में था? मना दर्शन के रूप में सामने आया। ठीक है, और ये किसने, ये जो मना दर्शन है ये मनोविज्ञान के रूप में किसने लाया सामने, यानी इसके अतीत को किसने सामने लाया? जो है अरस्तु। पूछा जाता है, बहुत बार इंपॉर्टेंट है कि मनोविज्ञान शब्द या मनोविज्ञान का जो सबसे पुराना अतीत है वो कौन सामने लाया, ऐसा कौन सा मनोवैज्ञानिक था? जो कौन था? अरस्तु। ठीक है, फिर उसके बाद देखो इन्होंने किसके अंदर ये मना दर्शन का प्रयोग किया, तो एक पुस्तक है जिसका नाम है डी एनिमा। पुस्तक डी एनिमा। ठीक है, दोबारा से बता देती हूँ कि मनोविज्ञान का अतीत कब से प्रारंभ हुआ या कब सामने आया। मनोविज्ञान का अतीत माना जाता है 400 बीसी, एक दर्शन शास्त्र की शाखा के रूप में उभर के आया। और किस नाम से? मना दर्शन के नाम से। और किसने इसको सामने लाने का प्रयास किया? तो अरस्तु, एक वैज्ञानिक जिन्होंने, जिसकी एक पुस्तक है डी एनिमा, उस डी एनिमा के अंदर इस अस्तित्व को लाया। किसने? अरस्तु ने। ठीक है, इतनी बात क्लियर। फिर हम देखते हैं कि इसका इतिहास क्या है। इतिहास की यदि बात करें तो ये 1590 या 16वीं शताब्दी, कब? 16वीं शताब्दी के अंदर या 1590 में
सामने आया और किसने लाया? रुडोल्फ गोखले ने। और क्या? साइकोलॉजी शब्द यानी मनोविज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कह दो या सर्वप्रथम किसने इसको खोजा? तो आपका रुडोल्फ गोखले ने क्या है, साइकोलॉजी शब्द को या साइकोलॉजी को सामने लाए। कब? 16वीं शताब्दी में। और कौन सी पुस्तक में? साइकोलॉजिया। पुस्तक का नाम है साइकोलॉजिया। इसको ऐसे भी हिंदी में भी लिखा आ जा सकता है, तो साइकोलॉजिया। कंफ्यूज मत होना, साइकोलॉजिया या इंग्लिश में साइकोलॉजिया एक ही बात है। ये लिखा गया तो कोई दिक्कत नहीं। ये पुस्तक का नाम है। किसकी पुस्तक है? रुडोल्फ गोखले की पुस्तक है, जिन्होंने क्या दिया था? 15वीं शताब्दी 16वीं शताब्दी या 1590 के अंदर क्या कहा था कि जो मनोविज्ञान है वो एक दर्शन शास्त्र की शाखा है, या मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग किया रुडोल्फ गोखले ने 1590 में या 16वीं शताब्दी में। पुस्तक की यदि बात करें तो क्या है? साइकोलॉजिया। ठीक है, इतनी बात क्लियर। अब देखो, अब एक वैज्ञानिक है एबिंगहॉस। वैज्ञानिक का नाम है एबिंगहॉस। इसने एक लाइन बोली थी या एक वर्ड बोला था या एक शब्द कह दो। अब देखो, एक एबिंगहॉस वैज्ञानिक है, एबिंगहॉस मनोवैज्ञानिक है, जिन्होंने क्या कहा कि मनोविज्ञान का अतीत बहुत लंबा है जबकि इतिहास बहुत छोटा है। यदि ऐसे याद नहीं रहता है तो एक नीचे लाइन लिख दो, मैं बोल रही हूँ, अपने पास रफ कॉपी या पेन है उसमें लिख लो कि एबिंगहॉस ने कहा कि मनोविज्ञान का अतीत बहुत लंबा है तथा इतिहास बहुत छोटा है। देखो कैसे कि अतीत बहुत लंबा यानी 400 BC, कितने वर्षों सालों पुराना है। ठीक है, तो यही है कि पूरा संपूर्ण, जैसे मैंने ये बोल दिया पूरा संपूर्ण, तो बहुत लंबा है यानी बहुत पुराना है। और इतिहास 16वीं शताब्दी, यानी यदि इसकी तुलना में ये देखें तो ये कुछ नहीं है, ये एक छोटे टुकड़े के समान है। ठीक है, तो इतिहास और अतीत के बारे में आप लोगों को समझ में आया। और ये नाम याद रखना कि इतिहास को बहुत छोटा तथा अतीत को बहुत लंबा किसने बताया? एबिंगहॉस ने। इसमें क्वेश्चन कैसे भी पूछ लेते हैं। और एक बात बताऊं कि क्वेश्चन ये मैं जो यूनिट है ये करवाऊंगी, उसके अंत में आपको टेलीग्राम पे एक लिंक की और उसकी क्वेश्चन की PDF डाल दूंगी। जो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैं एक PDF डाल दूंगी। सबसे पहले तो आप PDF से हल कीजिए जितने भी क्वेश्चन हैं, फिर उसके बाद मैं आपको टाइम दूंगी उसमें करने के लिए, फिर मैं आपको उनके आंसर की डाल दूंगी, जिससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपको ये भी लगेगा कि हाँ हम कितना पढ़ रहे हैं और किस तरह से हमारे समझ में आया है। ठीक है, तो ये तो था इसका इतिहास तथा अतीत। अब हम देखेंगे कि ये साइकोलॉजी वर्ड है ये कहाँ से लिया गया है तथा कौन सी भाषा से लिया गया या कब ये एक स्वतंत्र विषय के रूप में उभर कर सामने आया। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं। मनोविज्ञान यानी जिसको इंग्लिश में कहा जाता है साइकोलॉजी। ठीक है, तो साइकोलॉजी जो है वो आपके लैटिन भाषा या ग्रीक या यूनानी भाषा के 2 वर्णों से मिलकर बना है। ठीक है, कौन से? एक है साइकी और एक है लोगस। साइको नहीं करना है आपको, साइकी ओ की जगह ई करना है। साइकी प्लस लोगस से मिलकर क्या बना है? साइकोलॉजी बना है। और किस भाषा के? ये पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है, इम्पोर्टेंट भी है ये। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। 2 शब्द है, एक तो ग्रीक या यूनानी। ग्रीक और यूनानी एक ही बात है। ग्रीक यानी कि ग्रीक भाषा जो ग्रीस में बोली जाती है उस भाषा को बोला जाता है ग्रीक भाषा। ठीक है, या फिर दूसरी आती है लैटिन भाषा। ठीक है, रोमन क्षेत्र के जो लोग हैं वो बोलते हैं आपकी लैटिन भाषा बोलते हैं। ठीक है, तो ग्रीक या यूनानी या लैटिन भाषा से क्या लिया गया है? साइकोलॉजी लिया गया है। कौन से? 2 शब्दों से मिलकर बना है, साइकी प्लस लोगस से। अब देखो इसके अंदर यहाँ से क्वेश्चन की ऐसे कहोगे कि मैडम यदि ग्रीक और लैटिन दोनों आ गए तो हम क्या करें? पहली बात तो है दोनों कंफ्यूज करने वाले देंगे ही नहीं। अगर देंगे तो वो क्वेश्चन डाउट में चला जाता है। और फिर भी यदि आपको दोनों साथ में आ जाए तो क्या करना है? आप लोगों को करना है ग्रीक या यूनानी जहाँ दिया हुआ है।
फिर उसके बाद या तो देंगे आपको ग्रीक या देंगे लैटिन। यदि दोनों साथ में दे दिया तो आपको फर्स्ट प्रायिकता किसको देनी है, ग्रीक वर्ड को देनी है। ठीक है, आज तक जो पूछा गया है वो आपका लैटिन वर्ड ही पूछा गया है, ग्रीक नहीं पूछा गया है। लेकिन रियलिटी क्या है कि ये ग्रीक तथा यूनानी से लिया गया है और लैटिन भाषा से भी लिया गया है, क्योंकि इनमें दोनों वर्ड आते हैं तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो देखो अब हम देखते हैं कि जो साइकी और लोगस है इनका अर्थ क्या है। साइकी का अर्थ है आत्मा का, साइकी यानी आत्मा का, लोगस अध्ययन करना। तो साइकोलॉजी का अर्थ क्या सामने आया निकल कर कि आत्मा का अध्ययन करना क्या कहलाता है, मनोविज्ञान या साइकोलॉजी। यानी आत्मा का अध्ययन करना क्या कहलाता है, साइकोलॉजी कहलाता है या मनोविज्ञान कहलाता है। ठीक है, ये इसके हम दो वर्ड है उनके अनुसार हम परिभाषा ली है। ठीक है, फिर ये जैसे जैसे आगे समय बीतता गया और किस तरह से इनका अलग अलग अर्थ निकलता आया। ठीक है, क्योंकि जब से ये इसका इतिहास हम पढ़ते हैं या जो अतीत इनका सामने उभर कर आया, उसके बाद इन विषय पर क्या है मनोवैज्ञानिकों ने अध्ययन करना प्रारंभ कर दिया। और मनोवैज्ञानिक यही चाहते थे कि एक मनोविज्ञान शाखा से एक अलग विषय बन जाए। यदि पूछे तो मनोविज्ञान किसकी शाखा है या कहाँ से निकल कर आया, याद रखना दर्शन शास्त्र। हमने पढ़ा था कि दर्शन शास्त्र की एक शाखा से निकल कर आया है कौन, मनोविज्ञान। ठीक है, तो फिर जो मनोवैज्ञानिकों ने प्रयास किया इसको एक अलग विषय बनाने के लिए, तो वो जो सफर रहा कि कौन कौन से वैज्ञानिक आए, इनको किस किस रूप में परिभाषा देकर कि जैसे देखो कि विषय अलग विषय बनाना पड़ता है। अब जैसे मैं कहूँ कि मान के चलो, वैसे तो अलग विषय निकला है, जैसे मान के चलो कि एक विज्ञान आता है जिसके अंदर बायोलॉजी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है। अब मैं बोलूँ कि आप इस विज्ञान से बायोलॉजी तथा केमिस्ट्री को अलग कर दीजिए। इनको भी जैसे 11th में क्या करना पड़ता है, बायोलॉजी के अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट लेने पड़ते हैं। तो मैं ऐसे कहूँ कि इन दोनों को, जैसे फिजिक्स या केमिस्ट्री को या बायोलॉजी को एक अलग कर दीजिए, एक अलग स्वतंत्र विषय के रूप में कर दीजिए। तो मेरे को उसके बारे में बताना पड़ेगा कि इसका किस तरह से प्रयोग कर सकते हैं हम अलग स्वतंत्र विषय बनाने के बाद, या हम किस तरह से इसको शिक्षा के अंदर इसका प्रयोग करके एक अच्छी शैक्षिक प्रणाली पा सकते हैं या उत्पन्न कर सकते हैं। वो सभी के सभी मेरे को बताने पड़ेंगे या प्रयोग करके उनको दिखाने पड़ेंगे, तब जाकर क्या होता है एक विषय स्वतंत्र विषय के रूप में आता है। ठीक है, इसी तरह से एक मनोविज्ञान को भी क्या है, मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग उनकी परिभाषा देकर उनको स्वतंत्र विषय बनाने का प्रयास किया। और वो जो सफर रहा, वो जो यात्रा रही, वो हम देखेंगे कि प्रयास से लेकर उनका अंत तक स्वतंत्र विषय बना, वो हम देखेंगे। ठीक है, यहाँ से एक दो क्वेश्चन जरूर बनता है हर, जैसे कंपटीशन एग्जाम है रीट सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड के अंदर, यहाँ से एक दो क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो देखिए कि सबसे पहले जो मनोविज्ञान है वो किसके रूप में आया, आपका आत्मा का विज्ञान। यानी सबसे पहले जो मनोवैज्ञानिक थे वो यही मानते थे कि मनोविज्ञान क्या है, आत्मा का विज्ञान है। ठीक है, तो आत्मा का विज्ञान कब माना गया, 16वीं शताब्दी से ये प्रारंभ हुआ था। और कौन कौन वैज्ञानिक थे जिन्होंने कहा, इनका समर्थन किया या कहा कि आत्मा का विज्ञान है, मनोविज्ञान क्या है, एक आत्मा का विज्ञान है। कौन कौन से वैज्ञानिक हैं, आपके प्लेटो है, अरस्तु है, डेकार्टे हैं। और ये तीनों वैज्ञानिक इन्होंने भरपूर मात्रा में प्रयास किया कि इसको अलग विषय बनाए, लेकिन ये स्वतंत्र विषय के रूप में क्यों नहीं बन पाया, क्योंकि इससे पूछा गया कि आप बताओ आत्मा का विज्ञान किस तरह से आप अध्ययन कर सकते हो। अब देखो जैसे मेरी आत्मा है, आप लोगों की आत्मा है, क्या आप आत्मा का विवरण कर सकते हो, उसको प्रैक्टिकली या फिर उसको अलग से निरीक्षण करके बता सकते हो कि हाँ ये आत्मा है, इस तरह से हमारे इनके अंदर जो मन है उसका हम अध्ययन कर सकते हैं या आत्मा का हम अध्ययन कर सकते हैं, नहीं बता सकते। इसलिए ये परिभाषा क्या हो गई, समाप्त हो गई। कब हुई, 16वीं शताब्दी के अंत में ये परिभाषा
समाप्त हो गई, क्योंकि ये विस्तार से या इनका अध्ययन करके ये नहीं बता पाए, इसका विवरण नहीं प्रस्तुत कर पाए, इसलिए ये परिभाषा क्या हो गई, खत्म हो गई। खत्म हुई तो 16वीं शताब्दी के अंत में खत्म हुई और 16वीं शताब्दी में क्या हुई थी, ये प्रारंभ हुई थी। ठीक है, फिर दूसरी आती है मन या मस्तिष्क का विज्ञान। क्या? मन या मस्तिष्क का विज्ञान। इसके अंदर कौन? इटली के पोम्पोनोजी एक वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक थे, जिन्होंने क्या कहा कि जो मनोविज्ञान है वो क्या है, आत्मा, जो मन या मस्तिष्क का विज्ञान है, आत्मा का विज्ञान न होकर यह क्या है, मन या मस्तिष्क का विज्ञान है। किसने कहा? इटली के पोम्पोनोजी ने। ठीक है, फिर देखो ये कब, 17वीं और 18वीं शताब्दी तक यही चलता रहा कि मनोविज्ञान को यही मानते रहे कि यह मन या मस्तिष्क का विज्ञान है। लेकिन ये भी क्या हो गया, ये परिभाषा भी क्या हो गई, समाप्त हो गई। क्यों? क्योंकि ये इसका विवरण नहीं प्रस्तुत कर पाया कि मन क्या होता है या किस तरह से ये एक मनोविज्ञान के अंदर उपयोगी सिद्ध होता है। ठीक है, तो फिर आपकी आती है तीसरी परिभाषा या तीसरा दौर आता है मनोविज्ञान का। कौन सा? चेतना का विज्ञान। क्या? चेतना का विज्ञान। ठीक है, ये कब प्रारंभ हुआ? 19वीं शताब्दी में चला। ये 19वीं पूरी शताब्दी में चला कि सभी 19वीं शताब्दी में यही मानते रहे कि चेतना का विज्ञान यानी साइकोलॉजी जो है, मनोविज्ञान जो है वो क्या है, चेतना का विज्ञान है। ठीक है, तो इसके समर्थक या कौन थे? ये विलियम वुंट थे। विलियम वुंट यही मानते हैं कि चेतना का विज्ञान है। विलियम जेम्स यही मानते थे कि चेतना का विज्ञान है। जेम्स सली मानते थे चेतना का विज्ञान। और एक आपका वाइब्स, याद रखो, विलियम वुड्स, विलियम जेम्स, जेम्स सली, वाइब्स, इसी क्रम से याद रखो, आपके याद रहेगी। दो वीवी यानी विलियम जेम्स, विलियम वुंट और जेम्स सली और वाइब्स। ठीक है, अब देखो विलियम वुंट को क्या कहा जाता है? प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। विलियम वुंट को क्या कहा जाता है? प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक। क्यों कहा जाता है? तो वो हम देखते हैं कि विलियम वुंट ने क्या किया था। विलियम वुंट ने प्रथम प्रयोगशाला स्थापित की। प्रथम प्रयोगशाला स्थापित की मनोविज्ञान की, यानी कि अपने क्या है, साइंस के क्षेत्र में जो क्या है लैब होती हैं, प्रयोगशाला जिसको हम बोलते हैं, प्रयोगशाला होती है, उसके अंदर क्या है, प्रयोग किया जाता है। छात्रों को क्या करवाया जाता है, वहाँ प्रयोग करवा के बताया जाता है कि ये इस तरह से होता है। ठीक है, यानी कि जैसे हम मूल है, पत्ती है, तना है, उसके बारे में हम बताते हैं। जैसे बुक के अंदर लिखा होता है, एक बच्चा नहीं मानता है कि ये बुक के अंदर क्या लिखा है, मैं नहीं जानता, मेरे को तो प्रयोग करके दिखाओ। तो इसलिए प्रयोगशाला स्थापित वो होती हैं हर विद्यालय के अंदर, जो साइंस का क्षेत्र में विद्यालय है उसके अंदर। और क्या किया जाता है, बच्चों को प्रैक्टिकल करके दिखाया जाता है कि ये इस तरह से होती है। ठीक है, वैसे ही मनोविज्ञान के क्षेत्र में सबसे पहले प्रयोगशाला कि किसी व्यक्ति या किसी जानवर या किसी पे भी अध्ययन करके इन्होंने बताया, एक प्रयोगशाला स्थापित की कि हम भी साबित कर सकें कि ये चेतना का विज्ञान है या फिर जो मनोविज्ञान है ये किस तरह से शिक्षा के क्षेत्र में सहायक सिद्ध होता है। तो जो प्रथम प्रयोगशाला मनोविज्ञान के क्षेत्र में जो प्रथम प्रयोगशाला स्थापित की गई वो कहाँ की गई? आपकी जर्मनी का एक विश्वविद्यालय है जिसका नाम है लिप्जिंग विश्वविद्यालय। क्या नाम है? लिप्जिंग विश्वविद्यालय। और ये कब स्थापित गई, कब स्थापित की गई? तो याद रखना 1879 में की गई, या ऐसे भी पूछा जाता है कौन सी शताब्दी में, 19वीं शताब्दी में। सन याद रखना 1879 में। ठीक है, प्रथम प्रयोगशाला स्थापित। अब विलियम वुंट के प्रयोगशाला स्थापित करने के बाद से ही यह क्या है, स्वतंत्र विषय बन गया, यानी कि इसको एक अलग विषय का दर्जा दिया गया। और किससे अलग हुआ? तो याद रखना दर्शन शास्त्र से अलग होकर एक अलग विषय साइकोलॉजी या मनोविज्ञान बन गया। ठीक है, अब देखो लिप्जिंग विश्वविद्यालय का आधुनिक नाम क्या है, तो पूछ लिया जाता है आधुनिक नाम याद रखना, कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय। कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय। और कहाँ का ये? जर्मनी का, जहाँ क्या की गई थी, प्रथम प्रयोगशाला स्थापित की गई। किसने स्थापित की? तो विलियम वुंट ने स्थापित की। इसीलिए इसको बोला जाता है प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक। ठीक है, फिर देखो ये चेतना का विज्ञान भी क्या हो जाता है, आपका समाप्त हो जाता है। चेतना का विज्ञान क्यों समाप्त हो जाता है? तो मैं बता देती हूँ कि चेतना
मनोविज्ञान मानता है कि चेतना नहीं होती सीधी, इसके और भी रूप होते हैं चेतना के, यानी अपना जो मन है उसके अलग भी प्रकार है। कौन कौन से? चेतन मन, अर्धचेतन मन और अचेतन मन। इसको भी हम पूरा डिटेल से आगे पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ मैं बता देती हूँ कि क्या है चेतन, क्या होता है। चेतन मन, हमारे मन 3 भागों में डिवाइड होता है, एक चेतन मन, एक अर्धचेतन और एक अचेतन। चेतन मन यदि कहें तो जो क्या है मस्तिष्क से जागृत, यानी मस्तिष्क क्या करता है पूरे शरीर या पूरी बॉडी को मेंटेन करता है, अपने शरीर का नियंत्रण कक्ष कहा जाता है। ठीक है, तो वो बातें सभी के सभी वो बातें जो अपन को याद है, जो हम पढ़ रहे हैं या फिर जो हमारे सामने जो हो रहा है, मस्तिष्क से जागृत है, जो वर्तमान में अभी हम जो कर रहे हैं या जो अभी हो रहा है वो क्या होता है चेतन मन होता है। उसके सारी वो बातें हैं चेतन मन में आती है। अचेतन मन क्या होता है, यानी कि हमने क्या किया, जो हमको अभी याद है जो बातें, उसको फिर क्या है हम दबा देंगे, उसको हम पीछे छोड़ देंगे। जैसे क्या है, आप लोग सभी के सभी लैब असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हो और आप जैसे अभी मन बना लिया कि हाँ मेरे को लैब असिस्टेंट 2022 फाइट करना है, लैब असिस्टेंट बनना है। आपने एक छोटा सा प्यारा सा सुंदर सा सपना देखा कि जैसे ही लैब असिस्टेंट बन गया और मैंने क्या एक अच्छी सी गाड़ी लाई, उस गाड़ी में मैं घूम रहा हूँ, तो पास में मेरी बीवी बैठी है, ऐसो आराम से हम घूम रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। ठीक है, ये सपना देख लिया। अब ये सपना देखने के बाद जैसे ही आपकी आंखें खुली या मतलब जो सामने आए, कहाँ आप चेतन मन में कि अरे अरे ऐसे सपने देखने से अपना सपना पूरा नहीं होगा, इस सपने में उतरने के लिए हमको कुछ करना पड़ेगा। जल्दी से उठाएगा, बुक उठाएगा, बुक में पढ़ने लगेगा। ठीक है, वो बुक में पढ़ने लगा तो उन्होंने क्या किया, जो वो सपने वाली बात, यानी जो उन्होंने खुली आंखों से जो सपना देखा था, गाड़ी में घूम रहा था बीवी के साथ, वो उन्होंने कहाँ दबा दी, उन्होंने अचेतन मन के अंदर दबा दी। ठीक है, अब आता है आपका अर्धचेतन। अर्धचेतन कहें तो माना आपने पढ़ रहे हो, आपके दो साथी हो, आप दोनों साथ में बैठ के पढ़ रहे हो। ठीक है, तो कल ही आपने क्या है एक टॉपिक याद किया कि मनोविज्ञान का सामान्य परिचय। ठीक है, आपने कल याद किया और आज फिर आगे आप पढ़ रहे हो शिक्षा मनोविज्ञान, इसका एक क्षेत्र शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ने लगे, मान लो आप। ठीक है, तो आपका साथी आपसे पूछेगा कि आत्मा का विज्ञान था वो किसने दिया था। अब आपने कल ही पढ़ा था और आपको क्या है ऐसे लग रहा है वो वर्ड था और अरे रे मेरे याद नहीं आ रहा है, मेरे जीभ के नीचे घूम रहा है। अभी बता दूंगा, अभी पक्का बताऊंगा। आप उस साथी को बोल रहे हो पक्का बताऊंगा, अभी मेरे घूम रहा है। अभी क्या था नाम, वो पूछ रहा है आत्मा का विज्ञान, आत्मा का जो विज्ञान है ये परिभाषा किन वैज्ञानिकों ने दी। तो आप लोग जहां हिचकिचा रहे हो, यानी न तो वो चेतन मन में है न ही अचेतन मन में है, आपका बीच में घिसा जा रहा है, ना चेतन का ना अचेतन का, अर्धचेतन यानी बीच में रह गया, याद है लेकिन याद नहीं आ रहा है। ऐसा मन क्या होता है अर्धचेतन, क्या होता है अर्धचेतन होता है। अब मैं बता दूं कि जो आपका मान लिया ये इतना क्या है मन है, इसका 1/, मान लिया इसका पूरा 10 भाग में मान लेती हूँ, तो 10 में से 1 भाग किसका है, चेतन मन का है। इतना सा छोटा सा है आपका चेतन मन, तभी तो हम क्या करते हैं वहां से जो बातें हैं हम कहाँ भेजते हैं, अचेतन मन में भेजते हैं। फिर ये 9 भाग क्या है आपका अचेतन मन। अर्धचेतन को हम जगह नहीं देख सकते, इसको हम जगह क्यों नहीं दे सकते, क्योंकि ये किसी का भी नहीं है, न घर का है न घाट का, क्योंकि न चेतन का है न अचेतन का है, बीच का है, तो इसको हम जगह नहीं दे सकते। ठीक है, तो देखिए पूछा जाता है कि चेतन मन कितना होता है, तो याद रखना 1/10 और अचेतन मन 9/10। क्वेश्चन पूछा गया है बहुत बार यहाँ से, तो याद रखना। ठीक है, फिर देखो यानी ये तीनों नहीं बता सके ये वैज्ञानिक
इन्होंने सिर्फ कहा कि चेतना का विज्ञान है, और मन जो होता है वो आपका 3 प्रकार का होता है। तो चेतना का विज्ञान कैसे हो सकता है, आपका चेतना का विज्ञान कैसे हो सकता है, ठीक है। एक और पूछा भी गया है, कई बार वो पूछा भी जा सकता है आगे भी, कि चेतना शब्द की कड़ी निंदा किसने की। एक मनोवैज्ञानिक था विलियम मैक्डूगल, जिन्होंने क्या कहा कि चेतना शब्द इतना बुरा शब्द है कि इसको नाम लेते हुए भी शर्म आ रही है, और जो मनोवैज्ञानिक है वो इसको यहाँ मनोविज्ञान में उतार रही है। इन्होंने कड़ी निंदा की। इसकी एक पुस्तक है आउटलाइन साइकोलॉजी, आउटलाइन साइकोलॉजी, जिसकी पृष्ठ संख्या 16 के अंदर क्या किया गया है, इसकी कड़ी निंदा की गई है। इन्होंने कहा कि दुर्भाग्य की बात है कि इस चेतना शब्द को साइकोलॉजी के अंदर सम्मिलित कर रहे हैं, ठीक है। तो कौन, किस वैज्ञानिक ने, इतना क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपका कि किस वैज्ञानिक ने चेतना शब्द की कड़ी निंदा की। किसने? विलियम मैक्डूगल ने। और इसकी पुस्तक पूछ ले कि कौन सी पुस्तक तथा कौन सी पृष्ठ संख्या पे, तो आपकी आउटलाइन साइकोलॉजी के पृष्ठ संख्या 16 पर, ठीक है। इतना याद रखना। अब देखो, अब आता है व्यवहार का विज्ञान। उसके बाद आया व्यवहार का विज्ञान कब? 20वीं शताब्दी में। और 20वीं शताब्दी से लेकर आज तक यही परिभाषा प्रचलित है, या यही परिभाषा चल रही है, या यही वर्ड माना जाता है कि साइकोलॉजी का अर्थ क्या है? व्यवहार का विज्ञान। क्या है? व्यवहार का विज्ञान। और ये आज तक क्यों माना जा रहा है? क्योंकि व्यवहार का हम अध्ययन कर सकते हैं, उसका विवरण प्रस्तुत कर सकते हैं, हम उसमें परिवर्तन ला सकते हैं। यदि किसी के व्यवहार में परिवर्तन करके हम शैक्षिक प्रणाली को आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। इसलिए आज तक यही माना जाता है कि साइकोलॉजी व्यवहार का विज्ञान। तो ये किसने माना? एक वैज्ञानिक है जिसका नाम है वाटसन, जिसको व्यवहारवाद का जनक भी बोला जाता है। इंपॉर्टेंट है याद रखना कि वाटसन व्यवहारवाद का जनक या व्यवहार का विज्ञान किसने माना सर्वप्रथम? तो किसने माना? वाटसन ने माना 20वीं शताब्दी के अंदर, ठीक है। और इसके समर्थनकर्ता कौन थे? ये देखो, इसने मान लिया कि ये व्यवहार का विज्ञान है, ठीक है। माना जैसे मैंने ये कहा कि मैं एक बायोलॉजी को स्वतंत्र विषय बनाना चाहती हूँ, ठीक है। और जैसे आप लोग, कई ऐसे लोग होंगे, मान लिया टिंकू, पिंटू, चिंटू, मिंटू, ऐसे मैं बता दूँ, ये बोले कि हाँ मैडम ये स्वतंत्र विषय होना चाहिए, तो उसको हम क्या कहेंगे? वो जो है वो समर्थन करता है, यानी मेरा समर्थन दे रहे हैं, मेरा साथ दे रहे हैं। तो ऐसे कौन वैज्ञानिक थे? वुडवर्ड थे, स्किनर थे, मैक्डूगल थे, थॉर्नडाइक थे, ठीक है। इन्होंने इस व्यवहार का विज्ञान जो बनाया, उनका साथ दिया वाटसन का, ठीक है। अब देखो, अब जो वाटसन हैं, इन्होंने क्या कहा? इन्होंने जो साइकोलॉजी के अंदर कहा कि व्यवहार जो है हम वंशानुक्रम के थ्रू हम उसमें परिवर्तन नहीं कर सकते, हम वातावरण में परिवर्तन लाके हम व्यवहार को बदल सकते हैं, उसमें अच्छा व्यवहार पा सकते हैं। तो याद रखना, आप अपने पास कॉपी पेन है तो मैं इसकी परिभाषा बोल रही हूँ, लिख लेना, क्योंकि यहाँ जगह नहीं है। कि वाटसन ने क्या कहा, ऐसे लिखो कि वाटसन ने कहा कि तुम मुझे कोई भी बालक दे दो, तुम मुझे कोई भी बालक दे दो, उसे मैं वैसा ही बना दूंगा जैसा मैं चाहता हूँ, उसे मैं वैसा ही बना दूंगा जैसे मैं चाहता हूँ। देखो, ये बोल रहा है कि एक बालक आप मेरे को दे दो, क्योंकि हम मानते हैं, यही मानते हैं कि इसके मम्मी पापा ऐसे हैं, तो इसीलिए ये औलाद तो ऐसी होगी। माना कोई एक खराब लड़का या लड़की है, उसके बारे में ये बोला जाता है कि इसके माँ बाप भी ऐसे, तो ये बच्चे तो होंगे, इनका क्या कसूर है। तो ये बात कहाँ आती है? उनके वंशानुक्रम पे। लेकिन वाटसन इनके साफ विरोधी थे। उन्होंने कहा कि वंशानुक्रम महत्वपूर्ण नहीं होता है, वंशानुक्रम महत्व नहीं रखता है, एक वातावरण। आप ये सोचो कि वो क्यों गलत चल रहा है या क्यों उनका व्यवहार खराब हो रहा है, उसके चारों तरफ उसका वातावरण कैसा है। यदि आप वातावरण में चेंज ला दिया
तो वो सुधर भी जा सकता है या फिर उसके व्यवहार में परिवर्तन लाया जा सकता है। आप माता पिता को दोष मत दीजिए। उन्होंने ये बात कही, यानी उन्होंने कहा कि तुम मुझे कोई भी बालक दो, मैं उसे वैसा ही बना दूंगा जैसे मैं बनाना चाहता हूँ। ठीक है, तो देखिए वुडवर्थ, फिर जो व्यवहारवाद जो है, वुडवर्थ ने क्या कहा? वुडवर्थ ने इस पूरे जो साइकोलॉजी की जो यात्रा थी उसको एक लाइन के अंदर परिभाषित कर दिया। कैसे? इन्होंने कहा कि मनोविज्ञान ने, लिखो अपने पास पेन कॉपी है वहां, जो मैं बोल रही हूँ वो लिखो। इन्होंने क्या कहा? वुडवर्थ ने कहा कि मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम आत्मा का त्याग किया। मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम आत्मा का त्याग किया, फिर मन या मस्तिष्क का त्याग किया और फिर चेतना का त्याग किया। और आधुनिक जो मनोविज्ञान है वो व्यवहार का मनोविज्ञान है, यानी कि आधुनिक आज जो मनोविज्ञान है वो व्यवहार के मनोविज्ञान के रूप में जानी जाती है। ये एक लाइन किसने बोली? वुडवर्थ ने। ठीक है, फिर देखो, फिर आता है स्किनर। स्किनर कहें तो इसको मौलिक व्यवहारवादी माना जाता है। मौलिक व्यवहारवादी, मौलिक वर्ड क्या है? नवीन व उपयोगी। नवीन व उपयोगी किसका अर्थ है? मौलिक का। यानी कि स्किनर ने अभिक्रमित अनुदेशन जैसी यांत्रिक मशीन का प्रयोग करके व्यवहार में परिवर्तन करने के लिए इन्होंने ऐसी मशीन बनाई, इसलिए इसको कहा जाता है मौलिक व्यवहारवादी, क्योंकि अभिक्रमित अनुदेशन एक ऐसी यांत्रिकी है जो नवीन है और उपयोगी भी है। ठीक है, इसीलिए इसको मौलिक व्यवहारवादी कहा गया। ठीक है, फिर आता है मैकडूगल। मैकडूगल को मूल प्रवृत्ति का जनक कहा जाता है। यदि हम अपने व्यवहार में की यदि बात करें तो हमारे व्यवहार के अंदर 14 मूल प्रवृत्ति होती है, वो हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे। अभी आप याद रखो, यानी कि जो हमारा व्यवहार किस प्रकार का व्यवहार होता है, क्रोधपूर्ण भी हो सकता है, आलस्य भी हो सकता है, तो वो किस कारण से आता है या किस कारण से होता है, वो होती है आपकी मूल प्रवृत्ति। यानी 14 प्रकार की मूल प्रवृत्ति किसने बताई? मैकडूगल ने, इसलिए इसको मूल प्रवृत्ति का जनक कहा जाता है। फिर बात आती है थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक को शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है कि एक मनोविज्ञान की शाखा शिक्षा मनोविज्ञान, इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में मनोविज्ञान का प्रयोग करके शैक्षिक प्रणाली को उपयोगी सिद्ध किया, इसलिए इसको बोला जाता है शिक्षा मनोविज्ञान के जनक। तो आई होप आपको ये पूरा का पूरा सफर समझ में आया। अब एक और रहता है वाटसन, जिनकी 2 पुस्तक है, बहुत बार पूछा भी गया है और पूछा भी जा सकता है। तो कौन सी पुस्तक है वो देखिए। वाटसन की पुस्तक है साइकोलॉजी फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ ए बिहेवियरिस्ट। व्यवहारवादियों के दृष्टिकोण से मनोविज्ञान, जो व्यवहारवादी है उनके दृष्टिकोण से मनोविज्ञान कैसी है, ये इन्होंने एक पुस्तक निकाली, उसके अंदर पूरा विवरण दिया गया है मनोविज्ञान का। ठीक है, दूसरी पुस्तक है इसकी बिहेवियरिज्म, व्यवहारवादी, इसको हिंदी में बोला जाता है व्यवहारवाद। ठीक है, और इसको कहा जाता है व्यवहारवादियों के दृष्टिकोण से मनोविज्ञान। ठीक है, ज्यादातर तो ये इंग्लिश में पूछा जाता है, तो साइकोलॉजी फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ बिहेवियरिज्म और बिहेवियरिज्म, ये दोनों आपको वर्ड याद रखना है। फिर भी अगर बाई चांस आपको पूछ ले हिंदी के अंदर तो वो भी याद रखना, बिहेवियरिज्म यानी कि व्यवहारवाद, और ये है व्यवहारवादियों के दृष्टिकोण से मनोविज्ञान। ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ में आई किस तरह से इन्होंने सफर तय किया। ठीक है, तो अब मैं आप लोगों के लिए 2 मिनट का रिवाइज करती हूँ। ये जो आप मेरे साथ साथ बोलना और इनके आंसर अपने मन में बता देना, मेरे को पता चल जाएगा कि कौन कौन सही से जवाब दे रहा है। मैं अंतरात्मा से देख लूँगी किसने सही जवाब दिया। ठीक है, तो सबसे पहले पूछूंगी कि मन या मस्तिष्क का विज्ञान किसने दिया? मन या मस्तिष्क का विज्ञान किसने दिया?
इटली के पाम्पोनोजी ने। ठीक है। चेतना का विज्ञान किसने कहा? चेतना का विज्ञान किसने कहा? वुंग, विलियम जेम्स, जेम्स सलीम और वाइस। ठीक है। फिर आता है कि आधुनिक जो व्यवहारवाद है वो कौन है, या व्यवहारवाद के जनक कौन है? वाटसन। ठीक है। साइकोलॉजी शब्द किस भाषा से लिया गया है? ग्रीक या फिर यूनानी या फिर लैटिन। ठीक है। अब मैं कहूंगी कि इतिहास, साइकोलॉजी का इतिहास सामने कब आया? 16वीं शताब्दी या 1590 में। इसका अतीत कब से माना जाता है? 400 BC। और ये साइकोलॉजी जो है वो किसकी एक शाखा है? किसकी शाखा है? दर्शन शास्त्र की। और ये एक स्वतंत्र विषय में उभर कर सामने कब आई? साइकोलॉजी जो है वो एक स्वतंत्र विषय के रूप में उभर कर सामने कब आई? 1879 यानी 19वीं शताब्दी। कौन लाया इसको? तो आपका विलियम वुंग जो है, इन्होंने क्या है, एक प्रथम प्रयोगशाला स्थापित की थी, जो कहाँ स्थापित की थी? जो आपकी जर्मनी के लिप्जिग नामक विश्वविद्यालय में, जिसको आधुनिक जमाने में क्या बोला जाता है? कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय कहा जाता है। ठीक है। तो इस तरह से आप यहां से क्वेश्चन उठा के आप ट्राई करो, आपको बहुत अच्छे से साइकोलॉजी समझ में आ जाएगी। ठीक है। आई होप आपको ये पूरा का पूरा समझ में आया होगा। अब हम आगे इसका क्या देखेंगे? इस मनोविज्ञान के क्षेत्र, तो हम देखते हैं कि मनोविज्ञान के क्षेत्र, कि ये जो मनोविज्ञान है इनके कौन कौन से क्षेत्र हैं, यानी कि एक स्वतंत्र विषय में बना, तो इस मनोविज्ञान के अंतर्गत हम किन किन क्षेत्रों में इनका अध्ययन कर सकते हैं, वो उनका मनोविज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है। तो देखिए, इनके क्षेत्र की हम यदि बात करें तो सबसे पहला इसका क्षेत्र आता है सामान्य मनोविज्ञान। सामान्य मनोविज्ञान कौन सा क्षेत्र है कि इसके अंदर किसका अध्ययन किया जाता है? तो एक व्यक्ति के स्वभाव, उनके गुण, उनका व्यवहार तथा उनकी मनोवृत्ति, उनके मस्तिष्क और उनके जो किस तरह से उनकी बुद्धि, इन सभी का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। ठीक है। तो ऐसी मनोविज्ञान क्या आती है? सामान्य मनोविज्ञान। और असामान्य मनोविज्ञान यानी यदि व्यक्ति इस समाज के अंदर जो अमान्य व्यवहार करता है, जिसको समाज नहीं मानता है, वो अमान्य व्यवहार करता है, तो वो किस कारण से करता है, उसके मन का, उनके मस्तिष्क का, उनके व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। तो कौन सी शाखा के अंतर्गत किया जाता है? असामान्य मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है। फिर इसकी तीसरा क्षेत्र आता है तुलनात्मक मनोविज्ञान, यानी मानव के अतिरिक्त अन्य जो पशु हैं उनके मानसिक तथा व्यवहारिक ज्ञान का अध्ययन करना क्या है? तुलनात्मक मनोविज्ञान के अंतर्गत उनका अध्ययन किया जाता है। ठीक है। फिर आता है प्रयोगात्मक मनोविज्ञान। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान की यदि बात करें तो कि एक साइकोलॉजी यानी इस मनोविज्ञान के अंतर्गत जो व्यवहार का अध्ययन करते हैं, या व्यवहार में हम किस तरह से परिवर्तन ला सकते हैं, जानवरों तथा मनुष्यों पे भी इनका अध्ययन करके, यानी प्रैक्टिकली जो अध्ययन किया जाता है, वो क्षेत्र कौन सा कहलाता है? आपका प्रयोगात्मक मनोविज्ञान कहलाता है। ठीक है। यदि मानव पे प्रयोग देखें तो जैसे पशुओं पे, तो जैसे जानवरों पे चिंपैंजी है, या फिर आपका कबूतर है, खरगोश है, इन पे बहुत सारे प्रयोग मनोवैज्ञानिकों ने किया। मानव की यदि बात करें तो जैसे उनके प्रश्नावली विधि के द्वारा उनको ज्ञान लिया जाता है, साक्षात्कार किया जाता है, जो वर्तमान में एक विद्यालय के अंदर प्रचलित है। ठीक है। मूल्यांकन जो करते हैं, अभी आपकी परीक्षा जो 12th में है उनकी परीक्षा हुई है और बाकी सभी बच्चों की चल रही है, तो वो क्या है? वो आपका मूल्यांकन किया जाता है प्रैक्टिकली तौर पे, ऐसे प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। फिर देखो समाज मनोविज्ञान, यानी एक व्यक्ति समाज के अंदर किस तरह का व्यवहार कर पाता है या किस तरह का व्यवहार रखता है, इनके बारे में समाज के सदस्यों के साथ जो अध्ययन किया जाता है, वो आपका समाज मनोविज्ञान के अंतर्गत आता है। ठीक है। फिर आपका औद्योगिक मनोविज्ञान,
कि एक व्यक्ति का औद्योगिक दृष्टिकोण से किस तरह से उसका व्यवहार होता है, या एक उद्योग के थ्रू एक व्यक्ति किस तरह से अपने माइंड को, अपने व्यवहार को चेंज कर सकता है, उसके बारे में जो अध्ययन किया जाता है वो क्षेत्र कौन सा आता है? औद्योगिक मनोविज्ञान आता है। ठीक है। फिर है बाल मनोविज्ञान। बाल मनोविज्ञान की यदि बात करें तो एक बालक जन्म पूर्व से लेकर जो आपका बाल्यावस्था तक जो आता है उसके अंदर कौन कौन से विकासात्मक परिवर्तन होते हैं तथा वंशानुक्रम परिवर्तन भी इसके अंदर होता है, अपने व्यवहार में किस तरह से परिवर्तन करता है। यानी एक छोटा बच्चा जब वो शिशु है तभी वो न बोल सकता है, न चल सकता है, तो ये किस कारण से, और फिर एक स्टेज आने के बाद वो चलने लगता है, बोलने लगता है, कौन सा वर्ड सबसे पहले बोलता है, ये सब का सब अध्ययन किया जाता है बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत। और किस तरह से यदि हम उनके व्यवहार को परिवर्तन करते या उसके विकास में परिवर्तन लाएं तो ऐसी कौन सी पद्धति है, ये सब इसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत। अब आता है किशोर मनोविज्ञान। किशोर मनोविज्ञान क्या है? आंधी तूफान की इसको अवस्था भी बोला जाता है, बहुत बुझार आता है, आकर्षकारी अवस्था भी कहते हैं कि एक किशोर बाल्यावस्था से जब किशोरावस्था में आता है तो उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं, क्या क्या परिवर्तन आते हैं। लड़का लड़की के प्रति अट्रैक्ट होता है और लड़की लड़के के प्रति अट्रैक्ट होती है, ये किस कारण से होते हैं। ठीक है। इन सब का अध्ययन किया जाता है किशोर मनोविज्ञान के अंतर्गत, या किस तरह से इनको व्यवहार को सुधारा जा सकता है, कौन से परिवर्तन लाकर हम इनके व्यवहार में सुधार ला सकते हैं। ठीक है। फिर आता है आपका प्रौढ़ मनोविज्ञान। प्रौढ़ कहें तो किशोरावस्था के बाद प्रौढ़ावस्था आती है। जो भी मेरे साथी लोग हैं जो लैब असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं, बीएससी से आगे निकल चुके हैं, वो प्रौढ़ में आते हैं। यानी कि 18-19 वर्ष के बाद की जो एज है, जब तक वो बूढ़ा नहीं हुआ है, वो सब क्या है? प्रौढ़ कहलाता है। उस प्रौढ़ के अंदर क्या है, एक किशोरावस्था के बाद से लेकर क्या क्या उसके अंदर परिवर्तन आता है, या क्या क्या वो इस मनोविज्ञान के थ्रू सीखता है, किस किस तरह से, यानी वृद्धावस्था तक वो क्या सीखता रहता है तथा किस तरह से अपने व्यवहार में चेंज करता है, उन सभी का अध्ययन किया जाता है प्रौढ़ मनोविज्ञान के अंतर्गत। ठीक है। यानी कि किशोर के बाद वो व्यक्ति प्रौढ़ ही कहलाता है, वृद्धावस्था वाली स्टेज आती है। फिर आता है विकासात्मक मनोविज्ञान, कि एक बच्चे या एक जानवर या एक पशु का विकास किस तरह से होता है। जैसे देखो, एक प्यारा सा चुन्नू सा नन्हा सा बच्चा होता है और वो किस तरह से बड़ा हो जाता है। हम भी क्या थे, छोटे से, जैसे मैं भी छोटी थी, नन्ही नन्ही चुन्नू सी प्यारी सी थी, और तब से लेकर आज तक इतनी जो बड़ी हुई वो किसके थ्रू हुई? मेरे अंदर विकास है, मेरे अंदर परिवर्तन आए, चेंजेज है। और इतने छोटे से लेकर इतनी बड़ी जो हुई किसके थ्रू हुई? विकास के थ्रू। मेरे अंदर विकास होता गया, धीरे धीरे विकास होता गया, जिससे मैं बड़ी हो गई। कौन सी स्टेज में कौन सा विकास बन पाया, या कौन सी स्टेज के अंदर कौन से परिवर्तन दिखाई दिए, उस सब का अध्ययन किया जाता है विकासात्मक मनोविज्ञान के अंतर्गत। फिर आता है पशु मनोविज्ञान। हम जब मनुष्य पे सभी अध्ययन करते हैं तो पशुओं का भी तो बनता है ना, वो भी तो, उनके पास भी तो जीव है ना, तो उनका भी अध्ययन करना कि एक पशु को हम, या उसका भी व्यवहार किस तरह का होता है। आपने नहीं देखा, मैंने तो मेरे कुछ साल ही पहले, 8-10 साल पहले, जैसे मैं मेरे गांव थी, वहाँ छोटे छोटे गाय का बच्चा और कुत्ते के छोटे छोटे बच्चे तथा एक भैंस का जो बेटा, या जिसको क्या बोलते हैं, वो पाडा या पाडनी, वो जब दोनों को पास में रखते थे ना, वो बहुत प्रेम से रहते थे एक दूसरे के बगैर। एक तो ऐसे थे हमारे वहाँ, दोनों ही भैंस तथा गाय साथ में ही, छोटे छोटे उनके बच्चे थे, दोनों साथ में जब उनको रखा जाता, उनको वहाँ बांधा जाता, तो वो दोनों एक साथ ही भोजन करते थे, यानी कि चारा एक साथ ही खाते। यदि इन दोनों को अलग अलग कर दिया जाता था ना, तो वो दोनों भी भोजन नहीं करते, वो चारा नहीं खाते। बहुत प्यारा लगता था।
तो उनके पास भी तो व्यवहार है, उनके पास भी तो मन है, मस्तिष्क है, बुद्धि है, तो क्यों न उनका भी अध्ययन किया जाए। तो उनका एक क्षेत्र बनाया, पशु मनोविज्ञान। ठीक है। फिर देखो, फिर आता है निदानात्मक या उपचारात्मक मनोविज्ञान। इनका अर्थ बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। निदानात्मक की यदि बात करें, निदान का अर्थ आप लोग यही समझोगे कि समस्या का हल करना। इनका अर्थ समस्या का हल करना नहीं होता है, निदान होता है कि समस्या की पहचान करना। देखो, मानो आप लैब असिस्टेंट बनना चाहते हो, लेकिन आपकी पढ़ाई नहीं हो रही है, इन 2-3 दिन में नहीं हो रही है, या पिछले 4-5 दिन से पढ़ाई नहीं हो रही है, तो उस दौर में या आपकी जो पढ़ाई नहीं हो रही है उसका रीजन क्या है, क्या ऐसी समस्या आपके सामने आ रही है जिससे आपकी पढ़ाई नहीं हो रही है, उस समस्या की पहचान करना क्या कहलाता है, निदान। और उस समस्या की पहचान जिस मनोविज्ञान के थ्रू की जाती है उसको बोला जाता है निदानात्मक मनोविज्ञान। ये दोनों साथ में ही आते हैं, क्योंकि पहले समस्या की पहचान की जाती है, फिर उसका उपचार किया जाता है। उपचारात्मक यानी उस समस्या का क्या करना, समाधान करना। यानी आपकी यदि इन 4-5 दिन में पढ़ाई नहीं हो रही है, माना रीजन है कि आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो स्वास्थ्य ठीक करने के लिए आप उस समस्या का समाधान करो। पढ़ाई नहीं हो रही है, उसका समाधान है कि आप उसका ट्रीटमेंट लो और अपने स्वास्थ्य को ठीक करो, फिर आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से हो जाएगी। तो ये आपका निदानात्मक और उपचारात्मक मनोविज्ञान के थ्रू आता है, क्या कि समस्या की पहचान करना तथा समस्या का समाधान करना। ठीक है। फिर आता है परामनोविज्ञान। सीधा पूछ लिया जाता है, परामनोविज्ञान का क्या अर्थ है। परा कहें तो परा शब्द का यह अर्थ है उलझी हुई गुत्थियों पर चर्चा। उलझी हुई गुत्थियों पर चर्चा। उलझी हुई गुत्थियां यानी बहुत बार आप लोगों ने भी सुना होगा और मैंने भी सुना है कि पुनर्जन्म हो गया। एक छोटा सा 2-4 साल का बच्चा या बच्ची है जो बोल रहा है कि मेरे को पिछले जन्म में मेरी सासू ने मेरी बहू ने मेरे को पीटा और मेरी बहू ने मेरे को मार दिया गला दबाकर। छोटा सा बच्चा ये बात बोल रहा है, मान लिया जाता है ये पुनर्जन्म है, माना जाता है। वैज्ञानिक इस बात को साफ इनकार करता है कि ये सब कोई पुनर्जन्म नहीं है। लेकिन और भी, जैसे कि रात के 12 बज गए और एक आवाज़ आ गई, चूं की भी आवाज़ आ गई और आपकी आंख खुल गई, कैसा लगेगा? बाप रे, भूतनी आ गई, चुड़ैल आ गई, कुछ भी आ गई, चाहे कुछ भी नहीं हो, एक गेट की आवाज़ आई, लेकिन आपको लगेगा कि भाई अब तो भूत आ गई, अंदर आत्मा आ गई, किसी की आत्मा आ गई, अब तो मेरे को मार डालेगी। लेकिन विज्ञान इस बात को नहीं मानता कि कोई आत्मा होती है। लेकिन साइकोलॉजी के अंदर इन उलझी हुई जो उलझ रही ही है, यानी इसको विज्ञान नहीं मानता है, लेकिन फिर भी इस संसार में सब माना जाता है। हम विज्ञान पढ़ रहे हैं, फिर भी हम इन बात से इनकार नहीं कर सकते कि ये जो बच्चा है पुनर्जन्म की बात बोल रहा है, क्या ये सच है? क्या रात को आवाज़ दिखाई देती हैं या आत्माएं दिखाई देती हैं? क्या ये सही है या गलत है? क्या है, हम उलझे हुए हैं, सही से उसको क्लियर नहीं कर पा रहे। ऐसी बातों पे या ऐसी जो आपका व्यवहार जो होता है उन पे अध्ययन करना विज्ञान की एक शाखा आती है, परामनोविज्ञान। ठीक है। फिर आता है शिक्षा मनोविज्ञान, जो आपका मेन पॉइंट यही है। यहीं से क्वेश्चन पूछेंगे, इससे पीछे भी क्वेश्चन पूछेंगे, क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ने से पहले हमको ज्ञान होना चाहिए मनोविज्ञान का, जो आज हम लोगों ने पूरा पढ़ा। अब मैं बता देती हूँ शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, कि शिक्षा के क्षेत्र में किस तरह से बच्चों को व्यवहार को परिवर्तन करके या कौन सी ऐसी अच्छी अच्छी पद्धतियां लाकर हम एक बच्चे की शिक्षा प्रणाली को अच्छे से विकसित कर सकते हैं।
पहले क्या होता था, सिर्फ व्याख्यान विधि थी। एक टीचर आता, व्याख्या करके चला जाता, तो बच्चे के समझ में आया तो ठीक है, नहीं आया तो ठीक है। लेकिन आधुनिक जो शिक्षा प्रणाली है वो पूरी की पूरी प्रैक्टिकली प्रयोगात्मक विज्ञान पर आधारित है। कि बच्चे के यदि समझ में नहीं आ रहा है तो क्यों नहीं आ रहा है, वो जिम्मेदारी है एक शिक्षक की। वो शिक्षक उसको समझाए, उसको प्रयोग करके बताए कि किस तरह से ये है। और ये जो उस पुरानी प्राचीन पद्धति से ये जो नवीन पद्धति सामने उभर कर आई, वो किसके थ्रू आई? आपकी शिक्षा मनोविज्ञान ने ये परिवर्तन लाया। तो ये था आज का मनोविज्ञान का परिचय तथा उनकी कुछ शाखाएं। बड़ा ही इम्पोर्टेंट वीडियो है ये, आप इनको स्किप मत करिए, इनको पढ़िए अच्छे से। यदि एक बार समझ में नहीं आया तो दूसरी बार भी समझिए। और मैं कह सकती हूँ कि यहाँ से कम 3-4 क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे को कमेंट में ज़रूर लिखिए, फिर ही मैं आगे का वीडियो लेके आऊँगी। यदि आपको अच्छा नहीं लगा है, आप कमेंट नहीं किया, तो मैं दूसरा वीडियो नहीं बनाऊँगी, ठीक है। तो ये जो वीडियो, इस वीडियो में जो मैंने साइकोलॉजी का बेसिक जानकारी या इसके अंदर किस तरह से ये मनोविज्ञान सामने उभर कर आई, इसका सफ़र हमने जो देखा, बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। आपके यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं परीक्षा के अंदर। पूछे क्या, मेरे को लगता है 2-4 क्वेश्चन तो आएंगे ही। ओके, टेक केयर।